हेलो दोस्तों, मैं अरुण कौशिक एक क्लासेस से। दोस्तों, मैं आज आपको ट्रिपैनोसोमा के हैंड रिटन नोट्स से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरी पुरानी जो किताब की वीडियो है उस पर किसी ने कॉपीराइट का क्लेम कर दिया है, तो मैं उसे जल्दी डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, आपके लिए दोबारा से अपने हाथों द्वारा लिखे हुए नोट्स की वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। तो शुरू करते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्लासिफिकेशन: फाइलम प्रोटोजोआ, सबफाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपरक्लास मैस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, फैमिली ट्रिपैनोसोमिडिया, जीनस ट्रिपैनोसोमा। अब दोस्तों, मानव में इसकी 3 जातियां पाई जाती हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, जिसे गैम्बियन निद्रा रोग फैलता है। ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस, जिसे रोडेंसिस निद्रा रोग फैलता है। ट्रिपैनोसोमा क्रुजाई, जो सागा रोग फैलाती है। मानव के अतिरिक्त यह अन्य जंतुओं में उत्पन्न करने वाले ट्रिपैनोसोम्स जो मानव के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में फैलाती हैं, वो कौन से हैं? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई पालतू पशुओं में नगाना रोग फैलाती है। ट्रिपैनोसोमा इवांसी, ये सुर्रा रोग फैलाते हैं। ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डियम पर्डम, घोड़ों में डोरिन। ट्रिपैनोसोमा इक्विनम, घोड़ों एवं खच्चरों में माल्डी कैडेरास। ट्रिपैनोसोमा हिप्पिकम, मुरेना रोग। अब चलते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पर, जो हमारे बीएससी में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन: ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में, गैम्बिया से लेकर कांगो तक, मध्य अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से युगांडा में पाया जाता है। अब इसके हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस संक्रमित मनुष्य के रुधिर एवं लसिका ग्रंथियों में वास करता है, परंतु बाद में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में प्रवेश कर जाता है तथा अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस नामक घातक रोग उत्पन्न करता है। सरीसृपों, पक्षियों एवं मनुष्यों का रुधिर चूसने वाली ग्लोसिना पाल्पेलिस नामक सेटसी मक्खी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के मुख्य संचारी कारक कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त मानव को छोड़कर यह स्तनियों, विशेषतः एंटीलोप्स का रुधिर चूसने वाली ग्लोसिना टेकिनोइडिस नामक मक्खी भी इसकी संचारी या वाहक का कार्य करती है। छाया एवं नमी पसंद करने वाली ये मक्खियां जल के निकट स्थित झाड़ियों एवं छायादार वृक्षों में पाई जाती हैं एवं सामान्यतः अपने प्रजनन क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं। इन्हीं स्थानों पर सेटसी मक्खी एवं मानव के मध्य ट्रिपैनोसोम्स का विनिमय होता है। एंटीलोप के घरेलू सुअर इस परजीवी के रिजर्वोयर होस्ट का कार्य करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी है: ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का शरीर लंबा, वक्रित तथा पत्ती के समान चपटा होता है। इसका अग्रसिरा नुकीला तथा पश्चसिरा कुंद होता है। शरीर का परिमाण 14 म्यू से 33 म्यू लंबा तथा 1.5 म्यू से 3.5 म्यू चौड़ा होता है। संपूर्ण शरीर एक पतले, लचीले तथा दृढ़ आवरण से ढका रहता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। यह दोनों सिरों पर नुकीला होता है। इसकी पोस्टीरियर साइड ब्लंट होती है। यह कलरलेस होता है। यह माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। यह सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। यह लॉन्गिट्यूडिनल होता है। दोस्तों, ये हमारे ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर है। इसकी ये पोस्टीरियर साइड है, ये साइड एंटीरियर है, ये काइनेटोप्लास्ट है, ये है ब्लीफेरोप्लास्ट या इसे बेसल ग्रेन्यूल भी कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियोलस है और ये हमारी एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है और ये हमारे ये जो है ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं। ये अटैच्ड फ्लैजिला है, ये यहाँ फ्री फ्लैजिला है। ये पेलिकल, ये एक्टोप्लास्ट, ये एंडोप्लास्ट। यहाँ पे ये हमारा डायग्राम हो गया ट्रिपैनोसोमा गैंग्लियंस का। किसी इसकी एंटीरियर साइड मोस्ट पॉइंटेड होती है तथा पोस्टीरियर साइड ब्लंट होती है। इसकी पेलिकल शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। यह इसकी पेलिकल की कवरिंग होती है, इसकी कवरिंग को पेलिकल कहते हैं। ये इलास्टिक होती है, इसकी शेप मेंटेन करती है। पेलिकल इसको शेप देती है तथा पेलिकल इज pulled out in to irregular membrane fold to one side when its flagellum beats called as undulating membrane. Flagella, इसका flagella यूनिफ्लैजिलेट होता है फ्रॉम ब्लेफारोप्लास्ट से। अभी आपने डायग्राम में देखा था। काइनेटोप्लास्ट सेल डुप्लीकेटिंग बॉडी है इसकी। साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म से होता है। न्यूक्लियस सिंगल लार्ज और हेस्क्रोमेटिन थ्रेड होता है। न्यूक्लियोलस होता है इसमें। लोकोमोशन, इट्स लोकोमोशन बाय द वेविंग movements by the undulating membrane and by the flagella। ये फ्लैजिला और undulating membrane के जरिए इसके और ये फ्लैजिला के जरिए लोकोमोशन करता है। रेस्पिरेशन इज basically anaerobic because it lives in an environment without oxygen. The absorbed glucose undergoes glycolysis to release energy necessary for metabolic activities. Nutrition is saprozoic trypanosoma gambiensis, यानी कि ट्रिपैनोसोमा गैंग्लियंसिस में न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक होता है। फीड बाय ऑस्मोट्रोफी ऑन द ब्लड एंड टिश्यूज फॉर फ्लूइड ऑफ इट होस्ट। इट डाइजेस्ट द शुगर बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। द नरिशमेंट इज एब्जॉर्ब्ड throughout the general body surface from the blood and intercellular of the tissues. इसका excretion, the metabolic waste products are directly diffused out throughout it pellicle or general body surface into its external environment. ब्लड एंड लिम्फ ऑफ द होस्ट, यानी ब्लड और लिम्फ इसके होस्ट हैं। द ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इज altogether wanting due to its parasitic mode of habits. इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें ये सेक्सुअल बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन इन दिस स्पीसीज। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, इन द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन द division initiated by basal granule blepharoplast and followed by the kinetoplast. A new flagellum begins to grow out along the margin of the undulating membrane. The nucleus then divided and this division is followed by the longitudinal division of the cytoplasm. Commencing from an anterior and
anterior end and extending backwards till the daughter individuals separate। दोस्तों ये डायग्राम गलत बन गए थे, तो ये है इसकी किस तरह इसमें डिवीजन होता है रेस्पिरेशन। ये होता है इस तरह, पहले होता है ये, फिर इसमें न्यूक्लियस विभाजन होगा। ये देखिए आपको सब दिख रहा होगा, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट divided and becomes paired nucleus divides by mitosis, binary fission, ट्रिपैनोसोमा। यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइस हो गई, ये भी हो गया, यहाँ पर ये दो डिवाइड हो गए, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ ये दो अलग अलग बन गए। फ्रॉम टू डॉटर ट्रिपैनोसोमा, डॉटर ट्रिपैनोसोमा ही है। Polymorphic form of Trypanosoma gambians. Trypanosoma gambians is a polymorphic form. होरे एक साइंटिस्ट थे, होरे 1966 has noticed as many as 6 morphological stages in the life cycle of different species of Trypanosoma। ये होरे एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1966 में ये इसकी पता की थी। These forms have been named mostly on the basis of arrangement of flagellum, its place of origin and its course throughout the bodies। लेशमैनियल, जिसको हम एनास्टिगोट कहते हैं, लेप्टोमोनाड जिसे प्रोमेस्टिगोट कहते हैं, क्रिथिडियल, एपिमेस्टिगोट, ट्रिपैनोसोमा ट्राइपोमेस्टिगोट। अब पहली हेडिंग लेशमैनियल एमेस्टिगोट। ये दोस्तों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, ये वाला न्यूक्लियस है, ये काइनेटोप्लास्ट है, ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, और यहाँ से फ्लैजिला बन रहा है। In this form the trypanosomes are round and oval with the nucleus, blepharoplast and kinetoplast. Flagellum reduced, fiber-like, ended in the cytoplasm. External flagellum is not found. Leptomonad promestigote, free flagellum, ये लेप्टोमोनाड की कंडीशन है। प्रोमेस्टिगोट जो ये न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, फ्री फ्लैजिलम, ये काइनेटोप्लास्ट है, ये यहाँ से फ्री फ्लैजिला निकल रहा है, ये फ्री फ्लैजिला होगी, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। बॉडी इज elongated, nucleus is large and blepharoplast and kinetoplast are anteriorly located, flagella short and unattached to its pellicle। थर्ड कंडीशन प्रीथिडियल एपिमेस्टिगोट, ये थर्ड हेडिंग है, ये है आपका थर्ड हेडिंग में, ये आपको पता ही है, न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, undulating membrane with attached flagellum, ये फ्री फ्लैजिला, ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अब इसकी क्रिथिडियल एपिमेस्टिगोट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या लिखना है। बॉडी इज elongated, blepharoplast and kinetoplast placed near anterior to nucleus, undulating membrane is inconspicuous। चौथी हेडिंग है ट्रिपैनोसोमिड ट्राइपोमेस्टिगोट, ये आपका डायग्राम है, आपको जरूर मुझे लगता है आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। undulating membrane with attached flagellum is well developed,
ये जो है ये अटैच टू फ्लैजिलम है, ये फ्री फ्लैजिला, न्यूक्लियस, ब्लीफेरोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। अब इसके बारे में जान लेते हैं। बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सिलेंडर। ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट आर पोस्टीरियर पोजीशन। undulating membrane is well developed. Flagellum is large and becomes free anteriorly. दोस्तों आप इसको देखो, इसके बारे में जो जो आपको लगता है वही सिर्फ लिखना है। इसमें फ्लैजिला अटैच्ड है, वेल डेवलप्ड है, क्या क्या है इसमें, इन हेडिंग्स में सिर्फ वही लिखना होता है। अब चलते हैं इसकी लाइफ साइकिल पर। इसके होस्ट क्या क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। ये डाइजेनेटिकल प्राइमरी है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है मेन एंड सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई, इसको हम ग्लोसिना पाल्पालिस भी बोलते हैं। रिजर्वायर होस्ट होता है, रिजर्वायर होस्ट भी कहते हैं सर। इसका इन्फेक्शन द सीसी फ्लाई बाइट टू मेन एंड रिलीज द मेटासाइक्लिक फॉर्म इनटू ब्लड। यानी जब सीसी फ्लाई आदमी को, जब हमको क्या कह रहा है ये सीसी फ्लाई बाइट, यानी आदमी सीसी फ्लाई जब वो आदमी को खाती है तब ट्रिपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म हमारे ब्लड में छोड़ जाती है। ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। ह्यूमन में यह रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा, जैसे रक्त कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है, अतः यह बाह्य कोशिकीय होता है। मनुष्य के रक्त में फ्लैजिला विहीन मेटासाइक्लिक फॉर्म लंबे पतले फ्लैजिला वाले रूप में बदल जाता है। रक्त में यह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा सक्रिय मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए यह अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों ये इसकी लाइफ साइकिल है, आप एक बार पहले पूरा देखिए। ये यहाँ से है, अब मैं इसके सारे आपको नाम्स बताता हूँ। ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है इसकी, ये डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म चेंज इन लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है। और ये डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म इन मिडगट इंटेस्टाइन। ये क्रिथिडियल फॉर्म है, डिवाइडिंग क्रिथिडियल फॉर्म। स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म इन सलाइवरी ग्लैंड में है। ये वर्टिब्रेट होस्ट इन मैन, यानी ये यहाँ से आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये ह्यूमन में होता है, यहाँ से ये, और ये सीसी फ्लाई में, ये देखिए नाम लिखे हुए हैं, आपको ये पूरा बनाना है। अब चलते हैं आगे। इसकी मेटामॉर्फोसिस कायांतरण। मनुष्य में एंटीबॉडीज बनने के कारण इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रभावित हो जाती है, अतः मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। यह सिकुड़कर छोटा गठा हुआ स्टम्पी रूप ले लेता है। इसमें फ्लैजिला का स्वतंत्र सिरा नहीं पाया जाता है। अगर सीसी फ्लाई रक्त चूसते समय ग्रहण न कर पाए तो यह मर जाते हैं। यानी सीसी फ्लाई जब हमको काटती है उस समय, जब सीसी फ्लाई रक्त चूसती है उस समय ये हमारे ब्लड से इसको ट्रिपेनोसोमा को अगर नहीं चूस पाती तो ये हमारे ब्लड में ही मर जाता है। अर्थात आगे जीवन चक्र के लिए इसका इस मक्खी के शरीर में पहुंचना आवश्यक होता है। लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। ट्रांसफर
ऑफ स्टम्पी फॉर्म इन सीसी फ्लाई। जब सीसी फ्लाई इन्फेक्टेड मेन का रक्त चूसती है तो स्टम्पी फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई के मिडगट में चली जाती है। डेवलपमेंट इन मिडगट ऑफ सीसी फ्लाई, मिडगट में जाने के बाद अब मिडगट में डेवलपमेंट होगा। परजीवी का आगे विकास कीट के मिडगट में होता है। यहाँ पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में पैरासाइट पुनः लंबे पतले रूप में बदल जाता है। यहाँ भी यह लॉन्गिट्यूडिनल बाउंड्री फिजन द्वारा गुणन करता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड के विखंडन से प्राप्त होती है। डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई। ट्रिपैनोसोमा इसोफेगस से होते हुए सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, जहाँ से क्रेथिडियल स्टेज में बदल जाती है और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बाइनरी फिजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करती है और अंत में मेटासाइक्लिक ट्रिपैनोसोमा के रूप में कायांतरित हो जाता है। अतः यह फ्लाई इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर ट्रिपैनोसोमा बॉडी में प्रवेश कर जाता है और यह साइकिल पुनः चलने लगती है। पैथोजेनेसिस। फ्लाई के काटने पर पैरासाइट इन्फेक्टेड स्टेज में होस्ट के ब्लड में पहुंच जाती हैं, जहां से लिम्फ ग्लैंड में आ जाती हैं। धीरे धीरे यह ब्रेन तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती हैं। जब यह पैरासाइट ब्लड में रहता है तो गैम्बियन फीवर उत्पन्न करता है। इसमें लिम्फ ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, रोगी का लिवर एवं स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। रोगी में ब्लड की कमी होने लगती है, जिसके कारण शरीर में पीलापन दिखाई देता है। कमजोरी, सिर दर्द और हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब यह पैरासाइट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है तो यह इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण टिश्यूज में सूजन उत्पन्न हो जाती है और रोगी को बेहोशी आ जाती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में ग्लाइयल सेल की संख्या बढ़ जाती है और मोनोन्यूक्लियस सेल की बंध कफ बन जाते हैं। यह रोग जानलेवा होता है। पैथोलॉजी। नंबर फर्स्ट, रोग को फैलने से रोकने के लिए पैरासाइट के सेकेंडरी होस्ट को नष्ट करना आवश्यक है। नंबर 2, नदी के किनारे पाई जाने वाली इन फ्लाइज से बचने के लिए नदी से दूर रहना चाहिए। नदी के किनारे की झाड़ियों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 4, DDT पाउडर को घरों में झाड़ियों में छिड़कना चाहिए। ट्रीटमेंट। रोगी को प्रारंभिक अवस्था में बेयर 205, एक्सोस्टाइल, पेंटामिडाइन तथा स्यूरोनाइन आदि के देने से रोगी को लाभ होता है। रोगी को दूसरी अवस्था में आर्सेनाइन, मेलारोस्पोल, इफोर्मेथाइन, न्यूफॉर्टिनॉक्स एंड एलोमेथेन आदि दवाई देने से रोगी को लाभ होता है। दोस्तों, ये था कंप्लीट ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस का। धन्यवाद।